हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईस्ट क्लासेस में। सो गाइस, एज यू नो, हमने लास्ट क्लास में डे 3 में किए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, और आज उसी सीरीज को हम आगे लेकर जाने वाले हैं डे 4 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले 20 एमसीक्यूज में से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज को कवर करेंगे, और वो भी विद एक्सप्लेनेशन। तो इसके साथ क्या होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी इन 10 एमसीक्यूज के थ्रू। सो ये चल रही है हमारी काउंटडाउन सीरीज। सो ध्यान से चैनल के साथ बने रहिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स की और आने वाली इंडियन इकोनॉमिक्स की सभी एमसीक्यू सीरीज को कवर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी जीडीपी से रिलेटेड। सो जीडीपी इज द सम ऑफ, किसका सम होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम में हमने बहुत अच्छे से समझा है ये टॉपिक। ए टोटल एक्सपोर्ट्स, बी टोटल इंपोर्ट्स, सी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स, या डी ओनली गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सो मुझे अच्छे से पता है मेरे सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर बहुत अच्छे से आता होगा। सो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, देन विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसका आंसर दूंगी। और एक और बात आपसे करनी थी, जब आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर कॉर्नर में 3 डॉट्स होते हैं, तब उन 3 डॉट्स को जब क्लिक करोगे तो वहाँ ऑप्शन आता है स्पीड का, तो आप वहाँ से स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो स्पीड बढ़ा के क्या होगा, आप जल्दी से पूरे लेक्चर को कम्प्लीटली देख पाएंगे। ठीक है, तो जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने बता दिया, इस तरीके से 3 डॉट्स पे आप क्लिक कर स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मैंने आपको इतनी बार बता रखा है कि जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, C इज कंजप्शन, I इज इन्वेस्टमेंट, G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट्स। सो यहाँ पर देखिए, C ऑप्शन में हमें कंजप्शन भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट भी, G भी दे रखा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स भी। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सम क्या होगा? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इन द मनी सप्लाई M2 इंक्लूड्स, मैंने आपको करवाया था M1, M2, M3 एंड M4। बैंकिंग के चैप्टर में है ये भी, और बैंकिंग के चैप्टर से आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। सो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के वो आपको करने हैं अच्छे से। तो देखिए ऑप्शन, अब आपको M2 का बताना है सिर्फ। M2 में कौन सा इंक्लूड होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन और डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट, कॉइन्स एंड करेंसी इन सर्कुलेशन, सेंट्रल बैंक रिजर्व्स ओनली। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए। जो जो आपको पता है कि नहीं हो सकते उसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ईजिली आंसर तक आप पहुँच जाएंगे कि मनी सप्लाई का M2 में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए, फिर हम विद एक्सप्लेनेशन M1 M2 सबको डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है, टाइम डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। सो M2 में इंक्लूड किया जाता है टाइम डिपॉजिट को और सेविंग डिपॉजिट्स को। सारी मेजरमेंट देख लेते हैं मनी सप्लाई की। मैंने आपको बताया था मनी सप्लाई में 4 कंपोनेंट्स हैं, M1, M2, M3, M4। ओके, M1 में होता है C प्लस DD प्लस OD। OD जो है वो अदर डिपॉजिट है, C जो है करेंसी है, DD जो है डिमांड डिपॉजिट है। सो देखिए यहाँ करेंसी इन सर्कुलेशन डिमांड डिपॉजिट दे रखा है, तो ये किसका हो गया? M1 का हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी का। तो जो M1 होता है वो हमारा होता है नैरो मनी, और जो M4 होता है वो हमारा होता है ब्रॉड मनी। क्लियर? इन M2 में आता है M1 यानी कि C प्लस DD प्लस OD पूरा का पूरा, प्लस डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस वाला होता है उसकी डिपॉजिट्स भी हमारे M2 में आ जाती है। वहीं M3 में भी M1 इंक्लूड होता है, अगेन C प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारे M3 में आ जाते हैं, और M4 में हमारा M3 आता है, यानी ये दोनों कंपोनेंट्स, और प्लस में टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, जितने भी डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस के वो, बट एक्सक्लूडिंग NSC। NSC क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये आ जाता है हमारा M4 में। और मैंने आपको बता दिया M1 जो है वो नैरो मनी है, M4 जो है वो ब्रॉड मनी है।
क्लियर? तो देखा आपने, एक ही क्वेश्चन से हमने कितना कुछ सीख लिया। तो एमसीक्यूज करने का ये फायदा है कि आप एक टॉपिक से, एक कॉन्सेप्ट से अपने बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी मनी सप्लाई का कंपोनेंट पूछा जाएगा तो आप उसे इजीली बता पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इफ अ कंट्री एक्सपीरियंसेस a significant decrease in the unemployment rate and increase in the gross domestic product, what is likely happening? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन जीडीपी। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो रही है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है। और हमारी इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इकोनॉमी का ग्रोथ ही हो रहा है, राइट? तो एक तरीके से ये क्या है, ये पॉजिटिव इंडिकेटर है, ठीक है, यानी कि गुड इंडिकेटर है। तो जब अगर ये गुड इंडिकेटर है तो आप ऑप्शन देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए, फिर मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन इसको क्लियर करती हूँ। सो आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इकोनॉमिक एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो रही है और जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी कंडीशन है। तो जब अच्छी कंडीशन है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, तो इकोनॉमी की ग्रोथ के वक्त इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, क्योंकि एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना किसी चीज़ का। तो इकोनॉमिक बढ़ रही है, इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। क्लियर? तो हर इकोनॉमी यही चाहती है कि उसकी ग्रोथ हो, तो वो हो रही है क्योंकि जीडीपी बढ़ गई और जो बेरोजगारी थी वो कम हो गई, तो अच्छी कंडीशन में है इकोनॉमी। तो क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ कंट्री सीज नोटेबल ड्रॉप इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइज इन जीडीपी, इट सजेस्ट अ हेल्थियर इकोनॉमी। तो जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप हो रहा है और जीडीपी राइज हो रही है, तो वो एक हेल्थियर इकोनॉमी का इंडिकेटर है। विथ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड मोर पीपल फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, और प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से, और लोगों के पास रोजगार भी ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं। क्लियर? पॉजिटिव है ये बातें सारी। दिस कॉम्बिनेशन ऑफन इंडिकेट पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कॉम्बिनेशन जो है जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट का, जीडीपी का इंक्रीज होना और अनएम्प्लॉयमेंट का डिक्रीज होना, एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एंड इम्प्रूव्ड ओवरऑल वेलबींग, तो इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे ऑप्शन बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगे कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट वन है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग अ रिसेशनरी गैप, जब इकोनॉमी फेस करती है रिसेशनरी गैप को, विच फिस्कल पॉलिसी मेजर इज अप्रोप्रिएट फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरटेक। तो कौन सा फिस्कल पॉलिसी का मेजर गवर्नमेंट यूज करेगी एट द टाइम ऑफ रिसेशनरी गैप। तो देखिए एमसीक्यूज में क्या है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें अपने आप ही उसके ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत ही इजीली आप एमसीक्यूज को टैकल कर सकते हैं, बहुत ही इजीली उसके आंसर्स दे सकते हैं अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो। सो डोंट वरी, 20 मार्क्स आपके ही हैं। आप इसी तरीके से पढ़िए और आगे आने वाली जो भी हमारी सीरीज होगी डे 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल डे 10 तक की आप सारी वीडियोस देखिएगा। तो जो आपके एमसीक्यूज के 20 मार्क्स हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। बस आपको अपने 20 to 25 मिनट्स इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपने ये टाइम इन्वेस्ट कर दिया और डेली की ये एमसीक्यूज सीरीज ले ली तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा एग्जाम में जाकर इन एमसीक्यूज को आंसर करना। तो आपके 20 मार्क्स इस तरीके से पक्के हो जाएंगे मेरी तरफ से। सो क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि जब रिसेशनरी गैप होगा तो कौन सी फिस्कल पॉलिसी मेजर गवर्नमेंट यूज़ करेगी। क्या करेगी? डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिसेशनरी गैप है उस वक्त डिक्रीज कर देगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना, इंक्रीज कर देगी टैक्सेस को, या इम्प्लीमेंट करेगी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, या रिड्यूस करेगी मनी सप्लाई। सो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देन आप अपना आंसर दीजिए।
हम चलते हैं आंसर की तरफ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इम्प्लीमेंटिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को, क्योंकि इकोनॉमी फेस कर रही थी रिसेशनरी गैप। रिसेशनरी गैप क्या होता है? जब इकोनॉमी डेफिसिट में हो। तो देखिए, रिसेशन यानी डेफिसिट होना, डिक्रीज होना किसी चीज का। तो गवर्नमेंट कौन सी फिस्कल पॉलिसी मेजर अपनाएगी? इम्प्रूवमेंट करेगी इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है। तो अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, जिससे कि इकोनॉमी वापस से एक अच्छी पोजीशन में आ जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी यूज की? एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करी। क्लियर? तो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग अ रिसेशनरी गैप द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर। तो गवर्नमेंट कौन सा मेजर इम्प्लीमेंट करेगी? एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर, सच एज इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कटिंग टैक्सेस। जैसे कि गवर्नमेंट क्या होगी? अपनी स्पेंडिंग्स, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट रिसेशन फेस कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी जेब से पैसा निकालेगी और एक्सपेंडिचर करेगी, स्पेंडिंग करेगी। किस पर? इकोनॉमी पर। ओके, और जो टैक्सेस के रेट हैं उसे कम कर देगी। दीज एक्शन बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो एक्शन लिए जाएंगे उससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड में बूस्ट आएगा, इंक्रीज आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी एंड हेल्प क्लोज द आउटपुट गैप। और जो आउटपुट में गैप आ रहा है, रिसेशन हो रहा है, वो रिसेशनरी गैप भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब इकोनॉमी फेस कर रही होगी रिसेशनरी गैप, उस टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा यही मेजर लिया जाएगा कि वो इम्प्लीमेंट करे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ सेंट्रल बैंक वांट्स टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, विच मॉनेटरी पॉलिसी टूल इज मोस्ट लाइकली टू बी एम्प्लॉयड? तो अभी आपसे पूछा गया था फिस्कल पॉलिसी के बारे में, अब आपसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक चाहता है इन्फ्लेशन को कम करना और कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, उसको रिड्यूस करना, तो वो कौन से मॉनेटरी पॉलिसी टूल से होगा? तो अब देखिए इस क्वेश्चन से क्या हो रहा है, अभी आपने फिस्कल पॉलिसी किया और अब आप मॉनेटरी पॉलिसी टूल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो दोनों टूल्स हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, वो दोनों ही क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का, तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे टैकल कर पाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रटे रटाई चीज़ों को लिख कर आना ये सही नहीं है। सो नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, रटी रटाई चीज़ों पर निर्भर मत होइए। तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के करेक्ट आंसर की तरफ। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और देन आप इसका आंसर दीजिए। तो अब मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन से क्लियर कर देती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट भी। सो अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स। तो अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्फ्लेशन को और कंज्यूमर की स्पेंडिंग को कम किया जा सके। तो सेंट्रल बैंक कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज़ करे जिससे कि ये दोनों जो इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएं। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग अ सेंट्रल बैंक इज लाइकली टू यूज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ना है और कंज्यूमर की स्पेंडिंग को रिड्यूस करना है सेंट्रल बैंक को, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इजिली इन्फ्लेशन से कॉम्बैट हो सकता है और कंज्यूमर स्पेंडिंग में रिडक्शन हो सकता है। दिस इन्वॉल्व इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट टू मेक बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो बोरोइंग्स अपने आप कम हो जाएगी, लोग लोन्स लेना कम कर देंगे। ठीक है, तो लोन क्या हो जाएंगे? लेना कम हो जाएगा, यही बात बोल रही है। देयर बाय डैम्पनिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा? कंज्यूमर स्पेंड करना कम कर देगा, इन्वेस्टमेंट करना कम कर देगा, विच हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होगा वो कंट्रोल में आ जाएगा। जब इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लोग बोरो कम करेंगे, पैसा बैंक से कम लेंगे, तो उससे अपने आप ही जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी रिड्यूस हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स,
जो रिजर्व की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि रिजर्व जो है हमारा वो इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई जो रिजर्व्स हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने हैं। किसको बोला ये? बैंक्स को बोला, सेंट्रल बैंक ने। और आगे लैंड कम करो, जो लैंडिंग ऑफ मनी है वो क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। तो जब लैंडिंग का अमाउंट जो होगा वो कम होगा तो क्या होगा? तब जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हाई होगा, और इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इसकी वजह से लोग बोरो कम करेंगे। समझ रहे हो बात को? सेंट्रल बैंक बोलेगी सभी बैंक्स को कि आप अपने जो रिजर्व्स हैं उन्हें इंक्रीज कर दो। तो रिजर्व इंक्रीज करने से लैंडिंग रेट कम हो जाएगी, जो लैंडिंग का अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, और जब वो अमाउंट कम होगा तो इंटरेस्ट रेट बैंक्स ज़्यादा चार्ज करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हम लोगों से वसूल पाएँ। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर कहेगा कि लो, मुझे बोरो ही नहीं करना, मुझे लोन ही नहीं लेना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बोरोइंग्स जो होगी वो महंगी हो जाएगी, और इसलिए बोरोइंग्स कम हो जाएगी, और जब बोरोइंग्स कम होगी कंज्यूमर का स्पेंडिंग रिडक्शन हो जाएगा, और इन्फ्लेशन भी अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। क्लियर? सो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको नॉलेज है ना कॉन्सेप्ट की, हर चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी टूल क्लियर है, फिस्कल पॉलिसी टूल क्लियर है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप आंसर शीट में अपनी जो नॉलेज है वो इम्प्लीमेंट करके आएंगे। तो आपको रटी रटाई चीज़ें लिखकर नहीं आनी हैं। आपको पूरे साल भर में कितना समझ आया है, कितनी नॉलेज आपने गेन की है, और उसे आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में इम्प्लीमेंट करके आते हैं, वो मैटर करता है आपके लिए। और वही नॉलेज आपको अच्छा सक्सेसफुली स्कोर भी दिलवाएगी। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज लीडिंग टू हायर स्पेंडिंग, हाउ इज दिस लाइकली टू अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व? अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है तो वो एग्रीगेट डिमांड पे, जो टोटल डिमांड है, उस पर क्या अफेक्ट करेगी बताइए। तो शॉर्ट वे में पढ़ोगे तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ आएगा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, वो ज़्यादा स्पेंड करने लग गया, तो एग्रीगेट डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी राइटवर्ड, शिफ्ट होगी लेफ्टवर्ड, या मूवमेंट अलोंग द कर्व, या नो इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड? हम चलते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, शिफ्ट टू द राइट। एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया है, वो ज़्यादा स्पेंड करने लग गया है, यानी कि उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो देखिए ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। अब ज़्यादा स्पेंड करने लग गया है कंज्यूमर, तो डिमांड जो होगी वो हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर कम स्पेंड करने लगेगा तो जो डिमांड है कंज्यूमर की वो क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई, कम हो गई, तो वो क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा? जब एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड का, और अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड कम करेगा कंज्यूमर, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इफ़ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंक्रीज लीडिंग टू हायर स्पेंडिंग, वो ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया भाई, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करना उसने शुरू कर दिया। इट इज़ लाइकली टू शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट। तो जैसे ही इंक्रीज हुआ है कॉन्फिडेंस उसका, उसने स्पेंडिंग अपनी इंक्रीज कर दी है, बढ़ा दी है, ज़्यादा स्पेंड करने लग गया है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। दिस इज़ बिकॉज हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग बूस्ट ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादा कंज्यूमर की स्पेंडिंग जब बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन में जो डिमांड्स होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बूस्ट हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड इन द इकोनॉमी। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा कि जो हमारी टोटल क्वांटिटी की डिमांड है इकोनॉमी की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? सो दैट्स वाई वो कहाँ शिफ्ट होगा एग्रीगेट डिमांड? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहाँ भी दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि अगर एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट शिफ्ट होगा तो डिक्रीज हो रहा है डिमांड, और अगर राइट शिफ्ट हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से
आपके सभी कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड डाल दिया, कभी मॉनेटरी पॉलिसी डाल दी, फिस्कल पॉलिसी डाल दी और आपको उसके साथ एक सिचुएशन दे दी। उस सिचुएशन को देखते हुए आपको किस तरीके से रिलेट करना है ये आपको समझना है, और यही मैं आपको इस MCQ सीरीज में समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपके टॉपिक्स को बेसिक कंडीशंस के साथ रिलेट करना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब देखिए, अभी हम पीछे फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी पढ़कर आए, अब दोबारा से फिस्कल पॉलिसी पूछ लिया गया आपसे, और कौन से कॉन्सेप्ट के साथ उसे रिलेट किया जा रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ, कि किस तरीके से मल्टीप्लायर इफेक्ट डिफाइन होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो ऑप्शन देखिए, अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, या फिर इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग रिजल्ट इन अ लार्जर फाइनल इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, या चेंजेस इन टैक्सेस में चेंजेस करेंगे, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कंज्यूमर की स्पेंडिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कंट्रीब्यूट टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू समझा देती हूँ। चलते हैं आंसर की तरफ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एन इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग रिजल्ट इन अ लार्जर फाइनल इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो इसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाती हूँ। द मल्टीप्लायर इफेक्ट इन फिस्कल पॉलिसी मीन्स दैट व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट फिस्कल पॉलिसी का मतलब यही है कि गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है मोर मनी। इट सेट्स ऑफ अ चेन रिएक्शन ऑफ इंक्रीज स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक तरीके से एक चेन रिएक्शन हो गया कि स्पेंडिंग जो हो रही है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बिकॉज पीपल हु रिसीव द मनी टेंड टू स्पेंड सम ऑफ इट फर्दर बूस्टिंग द इकोनॉमी। क्योंकि जो लोग रिसीव कर रहे हैं उस मनी को वो वापस से स्पेंड कर रहे हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। तो क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहा है गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा, ठीक है, यही बोला, मोर मनी स्पेंड। अब जब स्पेंड करेगी इकोनॉमी में तो वो पैसा कहाँ जाएगा, वो जाएगा जनरल पब्लिक के पास। जनरल पब्लिक के पास जब पैसा आएगा तो जनरल पब्लिक क्या करेगी, वो वापस से उस पैसे को स्पेंड करेगी, ठीक है। तो स्पेंड करेगी तो वो वापस पैसा कहाँ जाएगा, इकोनॉमी में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई, इकोनॉमी में पैसा स्पेंड करने लग गई, इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया और उसके बाद वो जनरल पब्लिक के पास चला गया और जनरल पब्लिक ने वापस से उसे स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से इकोनॉमी जो होती है वो बूस्ट कर जाती है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ही होता है जिससे कि जो इकोनॉमी में पैसा है वो इंक्रीज हो जाए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है, उस तरीके से बढ़ता है इकोनॉमी में पैसा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग रिजल्ट इन अ लार्जर फाइनल इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में इनिशियल चेंज करने से स्पेंडिंग में। आगे चलते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो जिन भी बच्चों ने मेरी क्लासेस ले रखी है उनको बहुत ही अच्छे से बैलेंस ऑफ पेमेंट आता होगा, और अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो वहाँ से ये टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो हम आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये सारे जो हैं वो मेन कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीनों अकाउंट मैंने आपको क्लियर कर रखे हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। तो करंट अकाउंट्स में हमारी गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड और करंट ट्रांसफर से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती है करंट अकाउंट में, और वहीं कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांसफर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं। और फाइनेंशियल अकाउंट में हमारा आता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व एसेट्स। ओके, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में आ सकती हैं, या करंट अकाउंट में आ सकती है, या फाइनेंशियल अकाउंट में आ सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is, what type of transaction are typically recorded in the capital account of the balance of payments? देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड
आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से करके जाइएगा। अब यहाँ पर पूछ लिया ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल अकाउंट में आती हैं, ऑप्शन में देखिए और वो बताइए। तो अभी हमने पीछे ही करी हैं सारी ट्रांजैक्शंस, तो अगर ध्यान से अभी समझा होगा तो अभी आपको आंसर इसका पता होगा। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंटरनेशनल बोरोइंग एंड लैंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या कंज्यूमर स्पेंडिंग। बताइए कैपिटल अकाउंट में क्या होता होगा। जो भी करंट अकाउंट के उसे एलिमिनेट कर दोगे तो भी आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसकी ट्रांजैक्शन आपको पता चल जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बिना देर करे आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। आपको आंसर देना है, वीडियो पॉज कीजिए, देन आप आंसर दीजिए, फिर अपने आंसर मैच कीजिए और अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में अपने स्कोर शेयर कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर बना है। जितनी भी हमारी 10 दिनों की जो MCQ सीरीज चलेगी, हम उसके सबके स्कोर्स देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इससे आपको आपकी प्रैक्टिस का भी पता चल जाएगा कितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशंस चल रही हैं। सो आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटरनेशनल बोरोइंग्स एंड लैंडिंग। कैपिटल अकाउंट में हमारी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होती है वो सारी भी आती हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स टिपिकली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अपनी कंट्री से और बाहर की कंट्री के बीच में होने वाली जितनी भी सेल एंड परचेज होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं गुड्स से रिलेटेड, वो सारी हमारी कैपिटल अकाउंट में आती हैं। दिस इंक्लूड्स FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन रिजर्व्स एसेट्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इसी के साथ आपको बाकी के कुछ और ट्रांजैक्शंस भी पता चल गए कैपिटल अकाउंट के, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्लास आप ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको जो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो पता चल जाए, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे करंट अकाउंट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो आपको सब कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारी आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इफ अ कंट्री हैज़ अ परसिस्टेंट डेफिसिट इन इट्स ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट कैन बी अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर किसी इकोनॉमी में कॉन्टिन्यूसली डेफिसिट हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इकोनॉमिक में रिसेशन आएगा, एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन होगा, या एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, या बजट में सरप्लस आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से। जल्दी से आप आंसर दीजिए इसका। हम चलते हैं आंसर की तरफ इसके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इकोनॉमिक रिसेशन, क्योंकि हम परसिस्टेंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं। तो डेफिसिट मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। persistent balance of payment deficit can cause currency depreciation, डिप्लेशन ऑफ फॉरेन रिजर्व, यानी करेंसी में भी डेप्रिशिएट आ जाएगा। जब डेफिसिट की सिचुएशन होगी, रिडक्शन होगा, इकोनॉमी लॉस फेस कर रही होगी, तो उस वक्त करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। सो करेंसी में रिडक्शन आ जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगी करेंसी। हमारे जितने भी फॉरेन रिजर्व्स थे वो भी कम हो जाएंगे, और जो हमारी डेब्ट्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप सभी को पता होगा डेब्ट्स क्या होती हैं। तो डेब्ट्स हमारी बढ़ जाएगी एट द टाइम ऑफ रिसेशन, एट द टाइम ऑफ डेफिसिट, और जो इंटरेस्ट रेट होंगे हमारे वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो इसकी वजह से इकोनॉमी क्या फेस करेगी, इकोनॉमी फेस करेगी इम्बैलेंस की सिचुएशन। क्लियर हुआ कि एक डेफिसिट होने से इकोनॉमी में परसिस्टेंट डेफिसिट हो रहा है, कॉन्टिन्यूस डेफिसिट हो रहा है, तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इकोनॉमी को फेस करने पड़ेंगे, और इसकी वजह से इकोनॉमी जो होगी वो इम्बैलेंस हो जाएगी। सो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे विद एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डे 5 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास। तो वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी की MCQ सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी MCQ सीरीज़ हैं वो सब आप अटेंड कर पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस बेनिफिट को ले पाएँ। और जितने भी मैंने MCQ की क्लासेस ली हैं आपकी, वो सारी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप खुद आफ्टर एग्ज़ाम आके बोलेंगे कि मैम आपके MCQ सीरीज़ ने बहुत हेल्प की हमारी एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, और इस MCQ सीरीज़ की वजह से हमारे इजीली 20 मार्क्स पक्के हो गए एग्ज़ाम्स के। सो इसी तरह हम पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव।
Bye bye, take care and all the best for your exam. Thank you.